जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और जेम्स मिल भी जो इतिहासकार हुए उन्होंने भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने भागों में डिवाइड की गई है? 3 भागों में। किसके द्वारा? हिस्टोरियन जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल भी इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, कांस्य युग पढ़ते हैं, लोह युग पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ये सब प्राचीन भारत में पढ़ा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बाह्य आक्रांतों ने आक्रमण किया उस टाइम पीरियड को हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में। और भारत में जब अंग्रेज आए या यूरोपीय कंपनी आई, वहां से आधुनिक भारत शुरू होता है। तो अगर हम बात करें कि भारत में यूरोपीय आगमन, कंपनियों के आगमन से पहले का जो टाइम पीरियड है और सभ्यताओं के बाद का जो टाइम पीरियड है वो मध्यकालीन भारत है, मिडाइवल हिस्ट्री है। और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर उसके बाद का समय वो कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो जो प्राचीन भारत है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इसका टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व। 2600 ईसा पूर्व से 2600 BC से 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक या फिर एडी। प्यारे दोस्तों, ये जो ईसा पूर्व लिखा हुआ है, बीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। और ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात। तो ये ईसा पूर्व यानी पहले वाले 2600 वर्ष पहले, ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 2600 वर्ष पहले, और ईसा मसीह के जन्म के 712 वर्ष तक जो टाइम पीरियड है वह है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री का। और जो मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड है वह है 712 ईस्वी से 712 एडी टू 1707 ईस्वी तक, 1707 एडी तक। और जो आधुनिक भारत का टाइम पीरियड है वह है 1707 ईस्वी से 1707 एडी टू 1943 ईस्वी तक, 1947 एडी तक। ये टाइम पीरियड है किसका है? आधुनिक भारत का। तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आगे चलते हैं। हमने टाइम पीरियड पर चर्चा कर ली, एक बार और कर लेते हैं। प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है उसका टाइम पीरियड है 2600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, 2610 BC टू 712 एडी। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 712 एडी टू 1707 एडी। और आधुनिक भारत के टाइम पीरियड की बात करें तो 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, 1707 एडी टू 1947 एडी तक। दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। तो हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पर आपके कंपनी जो आई है उनका भी नाम है और उनकी स्थापना कब की गई, एस्टैब्लिश कब की गई, वो भी टाइम पीरियड है, और अराइवल टाइम भी है, आगमन का समय भी है। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम बताइए। तो आपके सामने जो ये क्रम संख्या लिखी गई है मेरे प्यारे दोस्तों,
ये क्रम संख्या आगमन की है। किसकी है? आगमन की। और देखो हमने टाइटल ही यही ले रखा है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसलिए हमने आगमन के बारे में लिखा। अगर मैं एस्टेब्लिश के बारे में लिखता तो कुछ कंपनियों के नाम पहले आते, कुछ देशों के नाम पहले आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और डच की 1602 में, तो पहले ब्रिटिश आता। लेकिन भारत में कंपनी कौन सी कब आई? आगमन का यहां पर अर्थ है कि भारत में कौन सी कंपनी कब आई। एग्जाम में क्वेश्चन भी बार बार यही पूछा गया। तो फिर सर हम याद क्या रखें? आपको दोनों ही याद रखना। हो सकता हो इस बार एग्जामिनर का मूड ऑफ हो और वो आगमन की जगह स्थापना पूछ ले और आप क्वेश्चन गलत कराओ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगमन का भी ध्यान रख लेना और स्थापना वाला भी ध्यान रखना। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। कौन आए मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले भारत में पोर्चुगीज आए। कौन आए? पोर्चुगीज। कब आए? 1498 ईस्वी को, 1498 एडी। और एस्टेब्लिश्ड भी कब की इन्होंने? कंपनी की स्थापना कब की? 1498 एडी को। फिर आए डच। डच कब आए? 1605 ईस्वी, 1605 एडी को आए। ब्रिटिशर्स भारत में कब आ रहे मेरे प्यारे दोस्तों? 1608 एडी को, 1608 ईस्वी को भारत में। डेनिश 1620 ईस्वी को, 1620 एडी। कब आए मेरे प्यारे दोस्तों? 1620 एडी को। फ्रांसीसी फ्रेंच कब आए मेरे प्यारे दोस्तों? 1668 ईस्वी को, 1668 एडी को। और स्वीडिश जो है ये 1731 ईस्वी को आए थे। कंपनी की स्थापना भी इन्होंने इसी दिन की और आए भी इसी दिन। तो कब आए थे? 1731 एडी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो सबसे शुरू में आए और जो सबसे अंत में आए उनकी कंपनी की स्थापना की तिथि भी आगमन वाली ही तिथि है, जैसे पुर्तगाली या पोर्चुगीज और स्वीडिश। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इन कंपनियों की स्थापना कब की गई, तो पोर्चुगीज जो है उनकी कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में की गई या 1498 एडी में की गई। डच 1602 ईस्वी में, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी फ्रेंच 1664 ईस्वी और स्वीडिश 1731 ईस्वी। तो मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन यही आया हुआ है कि आगमन का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। मेरे प्यारे दोस्तों इन सब के द्वारा ये जो भारत में कंपनियां स्थापित की गई है, ये सब कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो प्यारे दोस्तों ये सब कंपनियां यूरोप से आई। कहां से आई? यूरोप से। और जो भारत है वो यूरोप के ईस्ट में। भारत यूरोप के किधर है? ईस्ट में। भारत यूरोप के ईस्ट। यूरोपीय कंपनियों ने ईस्ट में इंडिया में कंपनी खोली, इस कारण सभी ने नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर पुर्तगाली है या पोर्चुगीज है तो नाम होगा पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम बात करें डच की तो क्या नाम होगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम बात करें डेनिश तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर स्वीडिश की बात करें तो क्या नाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर पोर्चुगीज की बात आए तो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की बात आए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की बात आए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रेंच की बात आए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्वीडिश की बात आए तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरे प्यारे दोस्तों आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इन कंपनियों को भारत आना पड़ा? एक्चुअली हुआ क्या कि जो यूरोप और भारत के बीच में पहले कुछ व्यक्ति थे जो भारत से माल यूरोप पहुंचा देते थे। भारतीय मसाले जो स्पाइसेस थे उन्हें यूरोप पहुंचा दिया जाता था और पहुंचाने का कार्य करते थे अरब। और जब रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया ईस्ट और वेस्ट में,
और उस दौरान मेरे प्यारे दोस्तों जो ईस्ट वाला हिस्सा था उसके ऊपर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इन्होंने अधिकार कर लिया, तुर्कों ने वाले ईस्ट वाले क्षेत्र पर जब अधिकार किया, भूभाग पर अधिकार किया, तो उस दौरान उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया वही जगह है जहां से व्यापारिक मार्ग गुजरता था भारत से यूरोप के लिए। भारत से यूरोप के लिए जो व्यापारिक मार्ग था वो कुस्तुनतुनिया से था। अरब जो यूरोप माल पहुंचाते थे वो कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था। कहां से होकर जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? कुस्तुनतुनिया से। अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और तुर्कों ने कहा कि भाई आज से जो पुराने व्यापारिक मार्ग है वो बंद कर दिए जाते हैं और इधर से कोई भी माल लेकर नहीं जाएगा। साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि यार हमें भारतीय मसाले चाहिए तो चाहिए, स्पाइसेस जो है भारतीय वो चाहिए। वो भारत से यूरोप कैसे पहुंचाया जाए? यहां यूरोप वालों ने एक डिसीजन और ले लिया कि यार जो अब भारत से व्यापारिक संबंध किए जाएंगे, भारत के साथ जो ट्रेड किया जाएगा, ट्रेड रिलेशन किए जाएंगे, अब ये डायरेक्टली हो, बीच में कोई अरबी नहीं होंगे। डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन करना चाहता है यूरोप। अब क्या करना चाहता है प्यारे दोस्तों? डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अब करे तो क्या करे? तो इन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट संबंध स्थापित किए जाए। और तीसरा कारण, इन्हें भारतीय मसाले चाहिए थे, जो इंडियन स्पाइसेस थे वो चाहिए थे। अब इन्होंने कहा कि अगर स्थल मार्ग पर अधिकार कर लिया गया है तो समुद्री मार्ग की खोज की जाए, जलीय मार्ग की खोज की जाए। अब जलीय मार्ग की खोज की जाए। भारतीय मार्ग के खोज के कारण 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत और कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? अधिकार। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, कुस्तुनतुनिया को इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते। तो कॉन्स्टेंटिनोपल पर किन्होंने अधिकार कर लिया था मेरे प्यारे दोस्तों? तुर्कों ने, टर्कीज ने अधिकार कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और यहां तक कि जो व्यापारिक मार्ग थे, ओल्ड ट्रेड थे, उन सबको बंद कर दिया। जो व्यापारिक मार्ग है उन पर अधिकार किया और व्यापारिक मार्ग बंद भी कर दिए, क्लोज कर दिए। क्या? ट्रेड रूट जो थे। अब जो यूरोपीय कंट्री है उनकी भी ये इच्छा है कि क्यों ना पूर्व के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाए जाए, ट्रेड रिलेशन। जो उनके ट्रेड रिलेशन थे वो अब डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं और बीच में जो अरबी है उन्हें हटाना चाहते हैं। ये भी इनकी भी यही इच्छा कि अब ईस्ट के साथ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन हो और अरबियों के बीच में से भारतीय मसाले चाहिए थे, इन्हें इंडियन स्पाइसेस चाहिए थे। और यूरोप में पुण्य जागरण भी था। भाई यहाँ के लोग अब जाग रहे थे, अलग अलग आविष्कार कर रहे थे। जागने का मतलब नींद से जगना नहीं है दोस्तों। अब कुछ नया कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे। यूरोप अलग अलग आविष्कार कर रहा है, प्रबोधन हो चुका है यूरोप में। अब यूरोप आगे बढ़ना चाह रहा है। सबसे पहले शुरुआत करने वाला कोई देश था तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। पोर्चुगीज थे। जो पोर्चुगील है, ये पोर्चुगील सबसे पहले शुरू करते हैं। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? हेनरी द नेविगेटर। ये हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजकुमार है और इसने अपना पूरा जीवन समुद्री मार्ग खोज में दे दिया। इसने एक व्यक्ति को जिसका नाम है बारतोलोम्यू डियाज, इसे भारत की खोज करने के लिए भेजा, या सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए भेजा। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि भारत की खोज किसने की, जबकि सही क्वेश्चन ये बनता है भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने। लेकिन क्वेश्चन यही आता है तो उसी के आधार पर अब आपको समझाना रहता। और आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आए भारत की खोज किसने की तो आपको आंसर देना वास्को डी गामा।
क्या आंसर देना है? वास्को डी गामा। अब हम वापस आते हैं बार्थोलोम्यू डियाज पर, जिस पे चर्चा कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बार्थोलोम्यू डियाज जब यहां से निकला तो अपने रूलर शासक से पूछा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भारत पहुंच चुका हूं। तो मैनुअल प्रथम था पुर्तगाल का शासक। इसने कहा कि जब आप भारत पहुंचोगे तो आपको वहां काले काले व्यक्ति दिखाई देंगे, और जैसे काले व्यक्ति दिखाई दे आप समझ जाना कि आप फाइनली भारत पहुंच चुके हो। बार्थोलोम्यू डियाज यहां से रवाना होता है पुर्तगाल से, पोर्चुगल से रवाना होता है, चलता रहता है, फाइनली एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां इसे काले व्यक्ति दिखाई देते हैं और ये खुश होता है, और जहां से नीचे उतरता है और कहता है इंडिया। वहां वाले लोग कहते हैं ना। तो फिर कहा कि यहां से अब आगे हम इंडिया लेकर जाते हैं, भारत तो अब हम आगे लेकर जाएंगे। बोला भारत आगे लेकर जाओगे? बोला हाँ, भारत तो भी आगे। तो फिर मैं कहां हूं? बोला आप तो दक्षिण अफ्रीका हो। कहां हो? दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के एक समुद्री तट पर पहुंच गया। इसने पूछा अगर यहां से भारत जाए तो कितना समय लगेगा? उन्होंने समय बताया तो बार्थोलोम्यू डियाज ने बोला नहीं यार, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। अगर मैं वहां जाऊंगा फिर रुकूंगा वापस आऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। अगर मैं किसी मेरे दोस्त को भेजूं तुम्हारे पास तो क्या तुम उसे भारत ले जाओगे? बोला हाँ, हम भारत ले जाएंगे। बार्थोलोम्यू डियाज वापस निकला। फाइनली हेनरी द नेविगेटर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं जिस जगह पहुंचा था अंतिम सिरे पे, वो जगह साउथ अफ्रीका थी, और उसका जो समुद्री तट था उसका मैंने नाम रखा है केप ऑफ गुड होप। क्या नाम रखा है? केप ऑफ गुड होप। कि मैंने उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप कि वहां एक तट मिला, एक अंतिम शिरा मिला मुझे, जहां एक उम्मीद जगी, आशा जगी कि यहां से इंडिया पहुंचा जा सकता है, भारत पहुंचा जा सकता है। और मेरे पास मैप है। जैसे ये पुर्तगाल से चला तो प्यारे दोस्तों इसने मैप बनाया, भाई ये चला जा रहा है, चला जा रहा है। फाइनली इसने मैप बनाया और कहा कि अगर इस मैप के थ्रू जाएंगे तो फाइनली केप ऑफ गुड होप चले जाएंगे। और केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद में वहां कुछ व्यक्ति मिलेंगे, नाविक मिलेंगे, जो जाने वाले व्यक्ति को इंडिया ले जाएंगे, भारत ले जाएंगे। हेनरी द नेविगेटर ने बार्थोलोम्यू डियाज को बोला थैंक यार, तो फाइनली उस जगह तो पहुंचा। हाँ, पहुंचना जरूरी था, चाहे इंडिया नहीं पहुंचा लेकिन उसके पास तो पहुंचा। इस बार एक नए व्यक्ति को भारत भेजा जा रहा है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप आता है। सबसे पहले कहां आता है? केप ऑफ गुड होप। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप आता है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां इसकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम है अब्दुल मनिक। क्या नाम है? अब्दुल मनिक। कई जगह अब्दुल मस्जिद भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना भाई, अब्दुल मनिक या अब्दुल मस्जिद। अब्दुल मनिक ध्यान रख लेना, आपको एग्जाम में मैक्सिमम अब्दुल मनिक मिला हुआ है, अब्दुल मनिक। ये मेरे प्यारे दोस्तों गुजराती व्यक्ति था। कौन था रे? गुजराती। गुजराती है और व्यापारी है, यहाँ अपनी नाव लगा रखे हैं और जो इंडिया जाना चाहते हैं उन्हें लेकर जा रहा है। इसे वास्को डी गामा ने कहा कि इंडिया ले चलोगे? बोला हाँ ले चलूंगा। बोला जहाज तो मेरे पास है, आप आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक आगे चला, पीछे पीछे वास्को डी गामा। क्या संयोग है, लाने वाला एक गुजराती और कहा जाता है कि अंग्रेजों को भगाने वाला भी एक गुजराती। मतलब शायद गुजरातियों ने अपनी भूल जो हुई थी उसे सुधारा रहा हो। उन्हें लगा होगा गुजरातियों को कि अब हमें सुधारना पड़ेगा, हमारी जो गलती की हुई है या भूल की हुई है। वास्को डी गामा को लाने वाला भी एक गुजराती है और कहा जाता है कि भगाने वाला भी एक गुजराती अंग्रेजों को। उस मात्र एक व्यक्ति ने सभी अंग्रेजों को भगा दिया था, ऐसा कहा जाता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो बार्थोलोम्यू डियाज discovered the Cape of Good Hope, South Africa, and Vasco da Gama discovered the India सी रूट या इंडियन सी रूट। भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था? वास्को डी। सबसे पहले भारत में कौन आया? वास्को डी गामा। यूरोप से सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है?
वास्को डी गामा 1498 ईस्वी, और पुर्तगाली गए कब 1961 ईस्वी, आए कब 1498 एडी और गए कब 1961। वास्को डी गामा, जिसे अब्दुल मलिक नाम का एक व्यक्ति था, गुजराती व्यक्ति, जो वास्को डी गामा को लेकर आता है भारत, और भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर लेकर आता है। कहां लेकर आया? केरल के कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहां है मेरे प्यारे दोस्तों? केरल में। कहां पर है? केरल में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 20 मई 1498 एडी, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत, जिसे गाइड करने वाला अब्दुल मलिक था। कौन था प्यारे दोस्तों? अब्दुल मलिक, जो एक गुजराती व्यक्ति था। गुजराती में कालीकट बंदरगाह पहुंचता है वास्को डी गामा, तो वहां का जो राजा था, उस राजा को जमोरिन नाम से पुकारा जाता। इस नाम से जमोरिन, जैसे मेवाड़ वंश है तो राणा महाराणा कहते हैं, दिल्ली का जो बादशाह है उसे सुल्तान या बादशाह कहते हैं, उसी प्रकार जो केरल का कालीकट बंदरगाह है वहां का जो राजा था जमोरिन का, तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के जमोरिन ने। किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों? जमोरिन। कालीकट का जमोरिन है जो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। वास्को डी गामा भारत पहुंचने के बाद में भारत से मसाला खरीदता है। क्या खरीदता है मेरे प्यारे दोस्तों? मसाले खरीदता है, और इन स्पाइसेज को यहां से ले जाकर पुर्तगाल बेचता है। वास्को डी गामा को 60 गुना बेनिफिट होता है। कितना बेनिफिट होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 60 गुना फायदा होता है। सोचो, जिस व्यक्ति को 60 गुना फायदा हो, क्या वो वापस नहीं आएगा? अरे वो क्या, उसकी आत्मा आएगी। वास्को डी गामा वापस 1502 ईस्वी में आता है। कब आया? 1502 ईस्वी में। कौन आया मेरे प्यारे दोस्तों? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वापस 1502 ईस्वी में भारत आता। वास्को डी गामा, जिसे व्यापार में 60 गुना बेनिफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 60 गुना, 60 फोल्ड, भारतीय व्यापार के साथ, ट्रेड विथ इंडिया। वास्को डी गामा भारत में सेकेंड टाइम कब आया? 1502 एडी, 1502 ईस्वी में। फिर कालांतर में इन फ्यूचर वास्को डी गामा को पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर भी नियुक्त, क्या नियुक्त किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? गवर्नर। कहां का? भारत में पुर्तगालियों का, पोर्चुगीज का गवर्नर बनाकर भेजा गया। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत से इतना व्यापार किया कि आप सोच नहीं सकते। आप इस बात से उम्मीद कर लो कि वास्को डी गामा की तो मौत ही भारत में होती है। कितना व्यापार किया होगा मेरे। केरल के कोचीन में इसकी मृत्यु होती है 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को। कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को, 24 दिसंबर 1524 एडी। और कहां हुई? कोचीन, केरल में। इसकी कब्र भी कोचीन में ही है। कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? इसकी कब्र कोचीन, केरल में। किसकी है? वास्को डी। वास्को डी गामा जो भारत में 1498 ईस्वी में आता है, 1524 में इसकी मृत्यु होती है। कोचीन में, कब्र भी कोचीन में, और इसे 60 गुना बेनिफिट। दूसरी बार 1502 में आता है, और पहला व्यक्ति आने वाला भी कौन है? वास्को डी गामा। और भारतीय समुद्री मार्ग की खोज करने वाला भी कौन है? वास्को डी गामा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने? आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब पुर्तगाली वापस गया तो पुर्तगालियों को पता चला कि वास्को डी गामा भारत फाइनली पहुंच चुका है। तो पुर्तगालियों ने एक व्यक्ति को और भेजा फिर भारत, और वो दूसरा व्यक्ति आने वाला था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। कौन था? पेड्रो अल्वारेज केब्राल। दूसरा पुर्तगाली है, सेकंड पोर्चुगीज है, सेकंड पोर्चुगीज। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो है पेड्रो अल्वारेज केब्राल। इंडिया आया पेड्रो अल्वारेज केब्राल, और इसे लगा कि यार कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर माल खरीदता है फिर वापस जाता है, उसे समय लगता है। अगर उसके लिए यहाँ पर पहले से माल उपलब्ध हो तो शायद और ज्यादा मजा आ जाए। भाई टाइम नहीं लगेगा। अगर पहले से माल एक जगह पड़ा हो तो उसने माल रखने के लिए एक जगह खरीदी
जिसे एजियम फैक्ट्री के रूप में पहचानते। किसके रूप में? फैक्ट्री के रूप में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये माल रखने वाली जगह जिसे प्राचीन टाइम हम गोडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोडाउन, गोदाम। और इसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री। उस समय फैक्ट्री कहते थे जहां माल रखने का स्थान। 1503 ईस्वी में 1503 एडी में पोर्चुगीज ने एक फैक्ट्री स्थापित की है। और कहां पर की है मेरे प्यारे दोस्तों? कोचीन में, केरला में। जब इन्होंने ये जगह ली तो इन्होंने डिसीजन लिया कि पुर्तगालियों के द्वारा अगर भारत में कोई भी जगह ली जाएगी तो उसे एक नाम दिया जाएगा जिससे डायरेक्टली पहचान हो जाएगी ये जगह पुर्तगालियों की है। तो कहा गया भाई क्या नाम दिया जाए? तो कहा कि उसे नाम दिया जाएगा एस्तादो डी इंडिया। क्या नाम दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एस्ताडो डी इंडिया। भारत में कहीं भी अब पुर्तगालियों के द्वारा कोई जगह खरीदी जाएगी, पुर्तगालियों के अधिकार वाली जगह रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्तादो डी। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर नेक्स्ट आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ये 1505 ईस्वी में भारत आता है, 1505 एडी में। और ये पहला गवर्नर है, प्रथम गवर्नर बनाकर भेजा गया। इंडिया में पोर्चुगीज के द्वारा फर्स्ट टाइम गवर्नर भेजा जा। जब पुर्तगालियों के द्वारा भारत के साथ ट्रेड किया जा रहा था, उस ट्रेड के दौरान रिलेशन खराब हो जाते थे, झगड़ा हो जाता था, तो पोर्चुगीज किनके पास जाए? उनकी तरफ से कोई बात रखने वाला व्यक्ति हो तो बात रखने के लिए एक पद बनाया गया गवर्नर का। और पोर्चुगीज की तरफ से भारत में फर्स्ट गवर्नर भेजा गया, वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्चुगीज इन। नेक्स्ट फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। कौन आया प्यारे दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी ये 1509 ईस्वी में आ रहा है, 1509 एडी में आ रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत का दूसरा गवर्नर है, सेकंड गवर्नर, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। अल्बुकर्क को लगा कि यार कोई ऐसी जगह हो जो डायरेक्ट पुर्तगालियों के अधिकार, और इन्हें जरूरत भी थी जगह की, तो ये विजयनगर के कृष्ण देवराय के पास गया। किसके पास गया? विजयनगर के कृष्ण देवराय के पास। और विजयनगर के कृष्ण देवराय ने इनसे कहा कि यार आप एक काम करो, आप जो विजापुर का शासक है यूसुफ आदिल शाह, उस पर आक्रमण कर दो। उसने गोवा पर अधिकार करता है, अगर आपने गोवा उससे छीन लिया तो गोवा आपका हो जाएगा। पुर्तगालियों ने कहा कि यार उसमें आपका क्या बेनिफिट? बोला बेनिफिट है, मैं लंबे समय से मैं जीतना चाह रहा हूं, वो मुझे नहीं जीतने दे रहा। अगर आप मेरा सपोर्ट करो या मैं आपका सपोर्ट करूं तो उसे फाइनली गोवा जीत लिया जाएगा, वो गोवा आप ही रख लेना। तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। क्या छीन लिया मेरे प्यारे दोस्तों? गोवा। किसकी सहायता से? कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय कहां से था? विजयनगर से। कहां से था? विजयनगर से। विजयनगर का रूलर था, शासक था। कौन था? कृष्ण देवराय, जिसने सहायता की, और यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा छीन। नीनो डी कुन्ना। नेक्स्ट कौन आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? नीनो डी कुन्ना। कब आया? 1530 ईस्वी में। और इसने 1530 ईस्वी में कोचीन से राजधानी हटा दी और गोवा शिफ्ट कर दी। कोचीन की जगह राजधानी कहां शिफ्ट कर दी गई? गोवा। इसने कोचीन टू गोवा, कोचीन से गोवा अपनी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो शिफ्ट कर दी। तब की 1530 एडी में। फिर धीरे धीरे निन्नो डी कुन्ना के अधिकार के दौरान हुगली, सेंट थोमे, यहां बस्तियां बसाई गई। बसीन व दीव पर भी अधिकार कर लिया गया। एक्चुअली प्यारे दोस्तों, जो गुजरात वाला तट था ना, वो गुजरात के शासक बहादुर शाह के अधीन। और बहादुर शाह इस समय मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण के लिए गया होता और विजय भी प्राप्त कर लिया था, और वहां रुका हुआ था लूटपाट कर।
जैसे बहादुर शाह को पता चला कि पीछे से मेरे साम्राज्य पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, तो बहादुर शाह आया। पर बहादुर शाह ने बोला ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ये सब कुछ गलत कर रहे हो मेरे से। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, आप बता दो आपका साम्राज्य कहां तक, आपकी टेरिटरी कहां। बहादुर शाह ने कहा कि जहां तक आपकी नजर आ रही है वहां तक मेरी टेरिटरी। तो उन्होंने कहा समुद्र में कहां तक, ये भी बता दो। बोला समुद्र में तो मुझे साथ चलना पड़ेगा। बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ में, पोर्चुगीज के साथ में समुद्र में जाता है। आगे जाने के बाद में पोर्चुगीज पूछते हैं, पुर्तगाली पूछते हैं कि बहादुर शाह तैरना नहीं। बोला फिर क्या लेने आया, जब तुझे तैरना ही नहीं आता है तू आया क्या काम। मार दिया बहादुर और लाश फेंक दी इसके समुद्र। तो बहादुर शाह को मौत के घाट उतार दिया। किन्होंने मारा था मेरे दोस्तों, पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं पुर्तगाली साम्राज्य की विशेषताएं, फीचर्स देख लेते हैं पोर्चुगीज एम्पायर के। इन्होंने नीले पानी की नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने समुद्र पर अधिकार, किस पर अधिकार कर लिया, समुद्र। अब अगर समुद्र में कोई भी जाना चाहता है, अगर समुद्र में कोई भी गतिविधि होगी तो पुर्तगालियों के ध्यान में। अगर पोर्चुगीज एग्री नहीं है तो आप समुद्र में नहीं जा सकते। आप समुद्र में जाते हो तो आपको अनुमति तक लेनी पड़ेगी, किनसे, पोर्चुगीज से, पुर्तगालियों। ये नीले पानी की नीति बनाने वाला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसने शुरू की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। और इसने कहा कि भाई अगर आप समुद्र में जाना चाहते हो तो आपको अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, किनसे, पोर्चुगीज। अगर पोर्चुगीज परमिशन दे दे तो आप जा सकते। तो बोला ये परमिशन किस टाइप में, बोला इसके लिए हम कार्ड सिस्टम शुरू करें, जिसे कार्टस सिस्टम कहा गया। एक बार दिल्ली के राजा थे एक, जिनका नाम था अकबर। ये समुद्र देखने आ गए और उन्होंने कहा कि स्टाफ, मैं भी स्टाफ हूं, आप भी स्टाफ हो, आपका इधर अधिकार है और मेरा दिल्ली पर अधिकार। बोला दिल्ली पर अधिकार है तो वहीं यहाँ नहीं, अगर आपको समुद्र देखना है तो कार्ड लेना ही पड़ेगा। फाइनली अकबर ने भी कार्ड लिया, अकबर ने भी क्या लिया, कार्ड लिया, लाइसेंस लिया और फिर समुद्र देखा। क्या देखा मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र देख, आर्मेडा व्यवस्था। अब आप समुद्र में जा रहे हो, अगर आपको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन लूट ले तो, समुद्री लुटेरे लूट लिए तो कार्ड तो आपको पुर्तगालियों ने दिया है, तो पुर्तगालियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी रक्षा करें। तो आपको समुद्र में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पुर्तगाली तैयार रहे। पुर्तगाली भारतीय जहाजों के साथ अपनी जहाजें भेजते, पुर्तगाली समुद्र में व्यापारिक जहाजों को सहायता उपलब्ध करवाते हैं और भारत में बड़े जहाजों का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू किया। किन्होंने किया मेरे प्यारे दोस्तों, पुर्तगालियों ने। 1556 ईस्वी में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। गोवा में पहली बार क्या लगाई गई मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस। इन 1556 एडी प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। कहां सेटअप की गई, गोवा में। पुर्तगालियों ने ही आलू, टमाटर, मक्का, तंबाकू, पपीता, इनकी खेती शुरू की। किस किस की, मक्का, आलू, टमाटर, पपीता, तंबाकू। जो टोबैको है, पपैया है, पोटैटो है, इनकी अगर खेती शुरू करने वाले तो कौन है, पुर्तगाल। जब तंबाकू शुरू किया गया तो इन्होंने कहा अकबर को खिलाया, तथा राजा यथा, जैसा राजा वैसी। अगर राजा इसका यूज करेगा तो फिर सभी यूज करेंगे। आज वर्तमान समय में मैक्सिमम घरों की दवाई बन चुकी है ये। स्थापत्य कला की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो गोथिक शैली प्रारंभ की। कौन सी स्टाइल प्रारंभ की, गोथिक। इसमें जो घर है उनकी अब छत ऊंची रहेगी। पहले घरों की छत नीचे रहती थी, जैसे 7-8 फुट रहती थी, अब आराम से 14-15 फुट ऊंची। आपने देखा होगा पुराने कई घर ऐसे तो हवेलियां जिनकी छत खूब ऊंची। सबसे अच्छा फायदा ये, गर्मियों में गर्मी कम लगे। नुकीली मेहराब बनाई जाती है इनके ऊपर। क्या बनाई जाती है, नुकीली मेहराब। और इनके ऊपर प्यारी प्यारी डिजाइन बनाई जाती है एकदम बारीकी के साथ।
सुंदर अलंकरण और इमारत के नजदीक उद्यान बनाए जाते हैं। भाई यहीं पास में गार्डन बनाए जाएंगे घूमने के, ज्यादा दूर नहीं जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में हमने पढ़ा यूरोपीय कंपनियों, जिसमें हमने पुर्तगाल या पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट कर ली। फिर मिलेंगे एक नई क्लास। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।